शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में पेरेंट्स की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी, प्रशासन पर लगाया धमकाने का आरोप। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, कटे हुए एटीएम के पार्ट्स बरामद। यूपी में चीनी कंपनियां नहीं ले सकेंगी बिड विभाग, मुख्यमंत्री ने लगाई रोक। 6 महीने बाद शनिवार को बाजार खुलने पर गाजियाबाद में उमड़ी खरीदारों की भीड़। गाजियाबाद के डीएम ने किया कोविड सेंटर का दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। जिला प्रशासन के अधिकारी अभिभावकों को फिर से मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो सकी। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें धरना स्थल से हटाने के लिए धमकी दी जा रही है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर चल रही भूख हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। अभिभावक जहां अपनी मांगे पूरी होने तक अड़े हुए हैं, वहीं अधिकारी लगातार भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए उन्हें मना रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि पिछले 4 दिन से अधिकारियों को उनकी मांगे तक सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए लगातार धमकाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक बहन की हमारी जो भूख हड़ताल पर बैठी थी, साधना सिंह, उनका कल तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। वो आईसीयू में भर्ती हैं। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिला है हम लोगों को, चाहे डॉक्टरी मदद हो, चाहे एम्बुलेंस का मदद हो। और ना तो हमारी मांगों को लेकर के कोई जिला प्रशासन अभी तक कोई एक्टिवनेस दिखाया है, ना तो हमारे बीच आए हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी अब तक आए 4 दिनों में, उन्होंने केवल हमें धमकाने का काम किया, हमें भगाने का काम किया, हमें डराने का काम किया। उनका कहना है कि आप यहाँ से आंदोलन हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ऊपर से बहुत प्रेशर है, वरना आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। एडीएम साहब आते हैं, एडीएम सिटी साहब, वो कहते हैं कि आप लोग सुबह तक अगर नहीं हटे तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए अंदर से बात हो गई है। डीएम साहब ने कहा उनके खिलाफ मुकदमा लिखो। अभिभावकों का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ यही है कि उनके बच्चों ने जिन सुविधाओं का उपयोग स्कूल में नहीं किया, वह उनका शुल्क क्यों दें। ऑनलाइन क्लास के लिए अभिभावकों को ही अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है, तो वह स्कूलों को पूरी फीस क्यों दें। लेकिन उनकी मांगों के आगे अधिकारी हाथ खड़े कर रहे हैं। हमारी मांग क्या है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस चीज को हमने उपयोग ही नहीं किया, हमारे बच्चों ने उपयोग ही नहीं किया, जिस समय भारत में पूरे देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन था, हम वही मांग कर रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून, इस 3 महीने का संपूर्ण फीस माफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि उस 3 महीने में प्रधानमंत्री जी ने एक रिक्शा वाले से लेकर करके एक अरबपति तक आदमी से अपील किया था, झोली फैला करके भीख मांगा था कि देश के हालात ठीक नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग अपने क्षमता अनुसार जो भी मदद कर सकते हैं वो करें। और लोगों ने किया भी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या इस देश के नागरिक ये स्कूल माफिया नहीं है? अगर ये हैं तो इनके पास 50-50, 100-100 करोड़ का सरप्लस फंड है। वो किस दिन काम आएगा? वो आज के महामारी में काम आएगा। अभिभावकों ने कहा है कि भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हालांकि अब डीएम ने अभिभावकों से वार्ता करने के लिए एडीएम फाइनेंस यशवर्धन श्रीवास्तव को लगाया है, जो शनिवार को वार्ता करने धरना स्थल पर पहुंचे। हालांकि काफी देर तक चली इस वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट न्यूज। नोएडा के सेक्टर 62 में 2 सितंबर की रात बदमाशों ने एक बीटेक छात्र की पिटाई कर कार लूट ली थी। इलाज के दौरान इस छात्र की मौत हो गई है। बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं अभी तक बदमाशों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के तहत आने वाले सेक्टर 62 के पास 2 सितंबर की रात को बीटेक के एक छात्र अक्षय कालरा के साथ मारपीट कर उसकी कार लूट ली गई थी। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। अक्षय की मौत की खबर आते ही परिवार में मातम छा गई। दो सितंबर की रात को सेक्टर 62 की स्टेलर पार्क सोसाइटी में रहने वाले बीटेक के छात्र अजय कालरा अपनी क्रेटा कार से घर से बाहर निकले थे।
सोसाइटी के पास ही हथियारबंद बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर उसकी कार लूट ली। अक्षय कालरा सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, जहां गश्त कर रही पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उसका मोबाइल था उसके पास, जो भी पुलिस इंस्पेक्टर था उसने मोबाइल ओपन किया, उसका मोबाइल ओपन करके मेरे मोबाइल पे कॉल किया, ऐसे ऐसे इंसिडेंट है, तो मुझे बताया। तो मैंने अपनी सोसाइटी में लोगों को बताया और उनको एडवाइस किया कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाएं। तो उसके बाद मेरे सोसाइटी के लोग फोर्टिस पहुँचे और मैं वहाँ से कानपुर पोस्टेड हूँ। कानपुर से मैं सुबह 8 बजे पहुँचा। अक्षय की मौत से परिवार पर पहाड़ टूट गया। बेटे को इंजीनियर बनाने का पिता का सपना एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे परिवार की ये दशा की है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। जो करने वाले नोएडा में पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाओं में तेजी आई है। बढ़ते अपराध से लोगों में भय का माहौल है। अक्षय की हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक बदमाशों की तलाश नहीं कर पाई है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने शनिवार को एसआरएम में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भर्ती मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने को कहा। डीएम ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनिवार को डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने मुरादनगर के एसआरएम में बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर में भर्ती मरीजों के विषय में उपस्थित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। वर्तमान में इस सेंटर में 75 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। डीएम ने फोन के माध्यम से भर्ती मरीजों से सुविधाओं व इलाज के संबंध में भी फीडबैक लिया। मरीजों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता की भी डीएम ने जांच की। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से गुणवत्तापरक भोजन मरीजों को उपलब्ध कराने व सुविधाओं में किसी प्रकार की कोताही न बरते जाने के कड़े निर्देश दिए। अधिकारियों को डीएम ने मरीजों के बिस्तरों की चादर प्रतिदिन बदलने के लिए भी कहा। वर्तमान में जिले के कोविड अस्पतालों में करीब 1500 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा एल श्रेणी के मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 7500 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। जिले में संक्रमण से अब तक 70 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले का रिकवरी रेट 75% तक पहुंच गया है। हालांकि इसके बाद भी जिले में संक्रमित मरीजों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद अब बॉलीवुड में ड्रग्स की परतें खुल रही हैं। युग करवट के स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा हुई। आइए देखते हैं क्या कहा युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां जी ने। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। एक ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के भी गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद अब ड्रग और बहुत सारे मामले जांच के दायरे में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारे पूरे देश में किस तरह ड्रग रैकेट काम करता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि जैसे मुंबई पुलिस ने पहले 2 महीने तक खामोश रह के जांच करती, लेकिन अब जैसे ही सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच लिया, अब धराधर नए मामले आ रहे, गिरफ्तारियां भी शुरू हो। तो क्या कहीं मुंबई पुलिस जांच सही दिशा में नहीं कर रही थी? क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, जांच सही थी या गलत थी तो मैं इस बारे में तो अभी हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल एक बात यह है कि मुंबई पुलिस का बहुत नाम था एक ज़माने में, और मुंबई पुलिस क्राइम के मामले में बहुत उसका पूरे जो है देश में एक अलग स्थान था। और देखते थे हम लोग के कई बार कि जो मुंबई पुलिस का अगर कहीं कोई मैटर आ गया तो बहुत सॉल्व कर लिया करती थी। लेकिन कुछ दशक से देखा गया कि मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत कमी हो गई है, उसके कोई पॉलिटिकल मजबूरियां रही होंगी।
अब जैसे ये सुशांत सिंह वाला मैटर है, इसमें बहुत किरकिरी मुंबई पुलिस की हुई है और इस वजह से देखिए बाकायदा सीबीआई जांच कर रही है। और आपने जैसे कहा कि 2 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बात सही है कि जिस उन्होंने शुरुआती दौर में जिस तरह से इस मैटर को लिया वो बहुत हल्के तरीके से लिया और कोई गहराई से जांच ही नहीं की। इसकी वजह से ही लोगों में शक जो था वो बढ़ने लगा और सीबीआई ने जिस तरह से आने के बाद अपनी जांच शुरू करी, देखिए एकदम उनका जांच का दायरा बहुत बढ़ गया। और फिर उसके बाद ये नारकोटिक्स वाले भी आ गए, एनसीबी वाले भी आ गए, ईडी वाले भी आ गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ढिलाई रही है मुंबई पुलिस की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कल सुबह 6 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच गई थी और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद भाई शौविक चक्रवर्ती और उसके बाद सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से कई, हालांकि जो जानकार कहते हैं कि उनके पास से कोई ऐसा नशीला पदार्थ बरामद नहीं किया, लेकिन चूंकि पेडलर ने उनका नाम लिया इसलिए उनको गिरफ्तार। सर, इसमें एनडीपीएस जो एक्ट है इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास से कोई नशीला पदार्थ मिले या जो पेडलर है अगर आपका नाम लेते हैं तभी आपको गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एनडीपीएस में तो ये हैगा कि आपके पास कुछ ना कुछ बरामद होना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट इश्यू कहते हैं, उसमें जब तक अगर आपके पास कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं है तो आप पे एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने इस बात का सबूत ये बताया है उनको कि ये इनसे लेते थे, करते थे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस दायरे में वो आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी बात निकल के आ रही है कि ये 2017 से ये इनके टच में थे, जबकि 2019 में ये इसके दोबारा सुशांत के उसके साथ में रही है रिया के। तो हो सकता है कि रिया भी ड्रग्स लेती हो या रिया कहीं और कुछ ना कुछ इस्तेमाल किसी को सप्लाई करती हो। तो कहीं ना कहीं ये जो खूबसूरत चेहरे के पीछे कुछ ऐसा लगता है मुझे, कुछ ना कुछ है, ज़रूर कुछ ना कुछ राज है और वो बहुत जल्दी खुलेगा। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में मादक पदार्थों के बरामदगी जरूरी है। मुझे लगता है और शायद ये भी है कि शौविक चक्रवर्ती के पास से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जरूर कुछ मादक पदार्थ मिला। सर, अब लग रहा है कि जब उसके भाई भी गिरफ्तार हो गया, अब अगला रिया चक्रवर्ती हो सकती है। मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दवाई नहीं है और बाकायदा जो है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है उसको सम्मन भी किया है और उससे पूछताछ भी हो रही है। और मुझे लगता है कि अब किसी ना किसी, देखिए सुशांत सिंह की मौत के मामले में तो नहीं, लेकिन जिस तरह से ये ड्रग्स का मामला चल रहा है इस एंगल में तो रिया जो है फंसी नजर आ रही है। वो बिल्कुल मुझे लगे बच नहीं सकती। उसके जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ राज खुले हैं। तो मुझे लगता है कि रिया पे शिकंजा जो है कम से कम ड्रग्स को लेकर तो कसता नजर आ रहा है। अब उसका लिंक जाके सुशांत की हत्या से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये तो जांच का विषय है। बट एनसीबी ने जिस तरह कार्रवाई की है और जिस तरह अरेस्टिंग हो रही है तो मुझे लगता है कि शायद अब जो है रिया नहीं बच पाएगी। कई सेलिब्रिटी जैसे शेखर सुमन और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने जांच का दायरा और आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि ये पता लगना चाहिए कि बॉलीवुड में कौन कौन ड्रग लेते हैं और कौन कौन ड्रग के रैकेट में जुड़ा हुआ है। इसकी जांच सर का दायरा आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और देखिए ये बहुत से लोगों को पता है, अगर ये पढ़ते खुलेंगी तो न जाने कितने जो हैं सफ़ेद पोश चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ये चक्काचौंध भरी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही अंधेरी रात वाली कहानी है और मुझे लगता है कि ये जिस तरह डिमांड्स हो रही है लेकिन इस तरह शायद आगे ये नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एक सिस्टम है। जब कोई घटना होती है तो घटना होने के बाद हम जब तक तो उसकी जांच करेंगे, सब चीज़ करेंगे। अब रिया वाले में या सुशांत वाले में देखना कि अगर इस सुशांत की कहीं मौत से ये मामला नहीं जुड़ता है और खाली ड्रग्स तक रहेगा तो शायद इसको ठंडे बस्ते में रिया की गिरफ्तारी के बाद चला जाएगा। बट जो सुशांत की बहन है नीतू, उसके वो भी आज उनके साथ भी पुलिस जो है वो डॉक्टर्स की, एम्स के डॉक्टर्स की टीम बाकायदा वहाँ गई थी, क्योंकि नीतू एक ऐसी परिवार के सदस्य है जिसको सबसे पहले इस बात की खबर थी, वही गई थी। मुझे लगता है कि नीतू का बयान के बाद भी शायद कुछ इसमें जो है पर्दे खुल सकती हैं। बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई कलाकार हैं जैसे फरदीन खान और 2-3 और कलाकार हैं जो ड्रग लेते हुए पकड़े गए। अगर सर ये पर्दे उठेंगे तो लगता है कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। ना बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यही चीज़ है कि शायद हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा है कि जहाँ बड़े लोगों को बहुत कम हाथ पड़ते हैं। तो देखिए जिस तरह से अभी भी ये सुशांत वाले मामले में महाराष्ट्र और बम्बई पुलिस ने कुछ खास नहीं करा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था। तो मुझे यही लगता है कि शायद हो सकता है कि बड़े लोगों को हाथ डालने से पहले पुलिस कई बार सोचे।
जी हाँ, बड़े लोगों पर हाथ डालने से पहले पुलिस को सोचना मुंबई पुलिस को शायद सोचना पड़ता, लेकिन चूंकि अब मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीबीआई के हाथ में है, ऐसे में अगर कोई शख्स इसमें शामिल पाया जाता है तो शायद उनका भी बचना मुश्किल है। तो जिस तरह की अब जांच आगे बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि इसमें ड्रग के लिए सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई या फिर कोई और वजह हुई? ड्रग तो ऐसा अब तक के जो जांच है उसमें एक तो ये है कि ड्रग बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। देखिए, जिस तरह की जांच हुई है अब तक जो बातें सामने निकल के आई हैं, तो वो जो 15 करोड़ वाला एंगल था, वो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर तो अब कोई ऐसी जांच नहीं हो रही कि रिया के अकाउंट में, उसके भाई के अकाउंट में पैसा आया 15 करोड़ के आया, जिस तरह के सुशांत के पिता कहते थे। लेकिन वो मुझे लगे कि वो एंगल तो अब शायद दूर चला गया है और अब ड्रग्स को लेके ही मामला चल रहा है। क्योंकि अगर इस वाकई में देखिए, अगर रिया ड्रग्स लेती थी या सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी, डोज देती थी, वो तो कहीं ना कहीं फिर इसमें कोई स्लो पॉइजन वाला मामला रहा हो कि सुशांत को इतना आदी कर दिया हो ड्रग्स का कि रिया पहले से लेती हो, उसका सुशांत के जब उसमें वो संपर्क में आई है तो उसको एक होता कोई योजना के तहत ये भी होता है, बहुत बड़ी एक प्लानिंग होती है भट्टाचार्य जी, कि किसी को अगर आप बहुत तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं, तो उसको ऐसे हल्के नशे का आदी बना देते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका आदी हो जाए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल हो कि ड्रग्स के जरिए उसको सुशांत को बिल्कुल उसका एक आदी बना दिया गया हो, सुशांत उसके बिना रह नहीं पाता हो। तो हो सकता है ये ड्रग्स वाला एंगल जिस तरह एनसीबी जांच कर रही है इसका, तो मुझे लगता है इसमें कहीं अच्छे खुलासे होंगे। और अगर हम बात करें कि कुछ दिनों पहले सुशांत के जो घरेलू नौकर है, उन्होंने कहा था जब यूरोप के टूर से सुशांत सिंह आए थे, उससे पहले वो बहुत अच्छे थे, हंसमुख थे, हंस के बात करते थे, लेकिन जैसे ही यूरोप से लौटे उनके व्यवहार में व्यवहार बदल गया। वे हमेशा बीमार लगते थे, ज़्यादा सोने लगते थे। लगता है सर जो यूरोप का टूर रहा उस वहीं पे शायद कहीं ना कहीं नशे का वो हो भी सकता है कि वो देखिए यूरोप के टूर पे ही इसके भाई को, रिया के भाई को बुलाया, रिया के भाई भी गया था। रिया का भाई जब साथ में पहले नहीं गया था, लेकिन वहां जाने के बुलाया गया, फिर वहां रहा और वहीं पे रहने के दौरान भी एक कंपनी बनी। उस कंपनी को लेके तमाम सब जितनी भी चीज़ें तय हुई हैं सब वहीं पे तय हुई हैं। वहाँ कंपनी बनी, कैसे पैसे का इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगे हो सकता है यूरोप टूर जो है इसमें कहीं ना कहीं वहाँ से उसकी बुनियाद रखी गई हो और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है। बट जो भी हो, देखिए भट्टाचार्य जी, मेरा कहना यही है कि एक होनहार कलाकार चला गया। वाकई में अगर उसको एक सिलो जो है जहर दे के मारा गया तो ये बड़ा अपराध है, इस पर सख्त का कार्रवाई होना चाहिए। यदि मामला सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का है, इसके अलावा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर इसको इस तरह से इशू नहीं बनाना चाहिए। फिर वो अपनी मौत मरा है तो इसको फिर इतना मीडिया हाईलाइट नहीं करे। तो सवाल इसमें यही है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम कोई स्पष्ट ये नहीं कह सकते कि सुशांत की मौत किन कारणों से हुई है। अभी तक सीबीआई भी इसको क्लियर नहीं कर पा रही है। एनसीबी ने भी सिर्फ ड्रग्स का मामला लिया है। जी हाँ, सीबीआई अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर सुशांत सिंह की मौत की वजह क्या है। लेकिन एक बात सही है कि सीबीआई जांच लेने से पहले जो मुंबई पुलिस या कुछ लोग कह रहे थे कि ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का मामला है, वो तो नहीं है, ये बहुत ही जटिल मामला हो गया ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को बड़ा आराम से लिया था और उसके बाद कोई पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट में भी टाइम नहीं डाला गया और बहुत सी चीज़ें देखिए गड़बड़ियाँ शुरू में रही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और डीसीपी के जो वहाँ के थे उनका भी कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह से ढीला रवैया सामने आया है, तो मुझे लगे कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कन्फर्म है। जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। यूं ही कोई आसानी से आत्महत्या नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और सीबीआई को यही पता लगाना है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या या हत्या अगर हुई है या आत्महत्या की है तो उसके पीछे क्या कारण है। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज के लिए। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश को गोली लगी जबकि दूसरा भागते समय पकड़ा गया। दोनों बदमाशों के पास से एटीएम के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए। 13 अगस्त को सेक्टर 24 में बदमाश एक एटीएम को उखाड़कर ले गए थे। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने शनिवार तड़के एक मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से पुलिस ने 25,000 रुपए नकद, 2 देशी तमंचा, कारतूस और एटीएम्स के कटे हुए 3 पार्ट्स और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 24 पुलिस शनिवार को तड़के गश्त पर थी। सेक्टर 33 के ARTO ऑफिस के पास पुलिस को कुछ बदमाश संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बदमाशों को रुकने के लिए कहा तो वे पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पिछले कुछ दिनों से ATM संबंधी कुछ घटनाएं इस NCR क्षेत्र में हुई है। उसको लेकर के कल रात्रि में हम लोगों ने इंटेंसिव अभियान चलाया था, चेकिंग अभियान। इसमें सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एक चेकिंग चल रही थी। वहाँ पे एक जो RTO कार्यालय है उसके आसपास के चेकिंग में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे सवार होकर के जा रहे थे और लेट नाइट में थे, लगभग ये 3:15 साढ़े 3 बजे की घटना है। उसको रोका गया, वो भागा और भागने के बाद जब पुलिस ने चेज़ किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और उसकी जो बाइक थी वो वहाँ गिरी पड़ी थी। उससे बाइक रिकवर हुआ है, बाइक उसी की थी और उसमें एक व्यक्ति वहाँ से भागा। भागने के बाद जो हमारी टीम थी उन लोगों ने उसको चेज़ किया, कॉम्बिंग में वो पकड़ा गया। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली असलम उर्फ चिन्नू पुत्र ईदू खान निवासी अलावरा थाना रामगढ़ जिला अलवर को लगी है। दूसरा साथी मौके से भाग गया। पुलिस ने पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे साथी का नाम शाबू पुत्र मौज अल्लाह निवासी अलावरा रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान है। इनके 3 साथी फरार बताए जाते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 13 अगस्त को इन बदमाशों ने थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के गिजौड़ गांव के पास एक ATM को उखाड़ कर ले गए थे। उक्त ATM मशीन में 4 लाख से ज़्यादा की नकदी थी। जो व्यक्ति घायल था उसका नाम असलम है और वो यहाँ सेक्टर 24 क्षेत्र में ही गिजौड़ चौकी के पास एक ATM की लूट हुई थी। ये बेसिकली उसने उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसके साथ इसमें से 3-4 लोग और थे। जो दूसरा व्यक्ति था साबू, वो भी उस घटना में था और उससे हम लोगों ने पूछताछ की। उसके पोजीशन से 10,000 रुपये रिकवर हुए। कई दिनों तक ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं के बाद नोएडा पुलिस अब एक्शन में आ गई है। उम्मीद की जानी चाहिए पुलिस का यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा ताकि नोएडा के रेजिडेंट्स को भय मुक्त और अपराध मुक्त समाज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के SSP कलानिधि नैथानी अपने नए प्रयोगों के कारण जाने जाते हैं। वहीं अब उनकी एक नई हॉबी सामने आई है। SSP को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और दुर्लभ जानवरों से बेहद लगाव है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गाजियाबाद के SSP कलानिधि नैथानी के बारे में यूं तो सभी जानते हैं कि वे एक कड़क अधिकारी है और काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई सहन नहीं करते हैं। लखनऊ के SSP रहते हुए उन्होंने पुलिस विभाग में कई अनूठी पहल की थी। गाजियाबाद के SSP के तौर पर भी उन्होंने पुलिस कर्मियों की भलाई के लिए कई अच्छे फैसले लिए। बहुत कम लोगों को मालूम है कि SSP कलानिधि नैथानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और जंतु जानवरों से बेहद लगाव है। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जिससे उनकी इस हॉबी के बारे में पता चलता है। दरअसल 8 जनवरी 2017 को कलानिधि नैथानी ने मिर्ज़ापुर के भरौना चौराहे पर कुछ जानवरों की तस्वीरें ली थी। इनमें 5 केराकल और 1 लेपर्ड कैट शामिल है। इन दुर्लभ जानवरों को भूटान से लाकर हैदराबाद ले जाया जा रहा था। उस समय SP मिर्ज़ापुर रहे कलानिधि नैथानी को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने एक तस्कर को पकड़कर इन जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में इन दुर्लभ जानवरों को लखनऊ चिड़ियाघर भेज दिया गया। 2 साल बाद जब SSP बनकर लखनऊ ट्रांसफ़र हुए तो चिड़ियाघर जाकर इन जानवरों का हालचाल लिया। SSP कलानिधि नैथानी ने ट्वीट कर इस वाक़े का जिक्र करते हुए लिखा कि काश ये जानवर फिर से भूटान पहुंच पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। अनलॉक के चौथे चरण के तहत 6 महीने बाद शनिवार को भी बाजार खुले। हालांकि असमंजस की स्थिति होने पर कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। करीब 90% दुकानें खुली रही, जहां ग्राहकों की भी अच्छी खासी भीड़ खरीदारी करने पहुंची।
पहले 3 महीने लॉकडाउन और अब अनलॉक के चौथे चरण के बाद शनिवार को पहली बार बाजार खुले। बाजार खुलने पर व्यापारियों ने जहां राहत की सांस ली है तो वहीं खरीदारों की कमी भी दुकानों पर नहीं दिखी। बाजारों में आम दिनों की तरह ही भीड़ भाड़ दिखाई दी व लोग सामान खरीदते दिखे। अनलॉक के चौथे चरण के तहत अब साप्ताहिक लॉकडाउन शनिवार रात 12 बजे से रविवार 12 बजे तक लागू रहेगा, जबकि पूर्व में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक रहती थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। काफ़ी समय से व्यापारी शनिवार को भी बाजार खोले जाने की मांग शासन से कर रहे थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चरणवार बाजार व अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थी। आज 6 महीने बाद शनिवार को भी बाजार खुलने पर दुकानदारों से लेकर ग्राहकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। हालांकि 5वें दिन बाजार खुलने के बाद भी शनिवार को दुकानों पर खासी भीड़ देखने को मिली। चौपला मंदिर, मालीवाड़ा, डासना गेट, रमते राम रोड, घंटाघर आदि बाजार खुले रहे। हालांकि शनिवार को असमंजस की दुकानदारों में स्थिति होने के बाद बाजार की दुकानें पूरी तरह से नहीं खुली, जबकि जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही बाजार खुलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन काफ़ी दुकानदारों ने आज भी दुकान नहीं खोली। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। हमारी सेना के जवान सीमा पर चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं, तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए डंडा चला दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की परियोजनाओं में चीनी समेत कुछ पड़ोस के देशों की कंपनियों की भागीदारी पर रोक लगा दी है। एक ओर जहां भारतीय सैनिकों ने लद्दाख के पैंगोंग झील के पास से चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चीन की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए डंडा चला दिया। चीन समेत कुछ पड़ोसी देशों की कंपनियां अब यूपी में किसी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। इसके बाद इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब पीपीपी वाली परियोजनाएं, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं, सार्वजनिक उपक्रम और निगम एवं स्थानीय निकायों की परियोजनाओं में इन देशों की कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकती है। वैसे तो आदेश में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मौजूदा हालात एवं सीमा पर तनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि इस समय चीन की कंपनियां इससे ज़्यादा प्रभावित होंगी। सरकार ने चीनी ऐप पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी सरकार के इस फैसले को चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चीनी कंपनियां भारत के कई राज्यों में कार्य कर रही है। अगर ऐसा ही फैसला दूसरे राज्य भी ले ले तो चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। अगर आप मोबाइल को जेब में रखकर निश्चिंत हैं तो जरा संभल जाइए, आपका मोबाइल आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। नोएडा के एक युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जेब में मोबाइल रखना अब खतरे से खाली नहीं है। बैटरी फटने की कभी भी कोई घटना हो सकती है। ग्रेटर नोएडा के एक युवक के साथ ऐसी ही घटना हो गई जब उसकी जेब में रखा मोबाइल फट गया। शनिवार को हुए इस हादसे में युवक को काफ़ी गंभीर चोटें आई। मोबाइल फटने से युवक झुलस गया, उसके पैर का काफ़ी हिस्सा जल गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के अजायबपुर निवासी वासु अपनी जेब में ओप्पो कंपनी का मोबाइल लेकर कहीं जा रहा था। तभी शनिवार दोपहर को अचानक मोबाइल फट गया। घायल अवस्था में वासु को नज़दीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वासु ने बताया कि पैंट की जेब में रखे रखे ही मोबाइल में धमाका हो गया। उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। पुलिस अब मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। हापुड़ फ्लाईओवर का कट लोगों के लिए जाम का सबब बनता जा रहा है। इस कट पर गलत तरीके से वाहनों के निकलने से यहां दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। पीक आवर्स में स्थिति और भी बदहाल हो जाती है। आए दिन लगने वाले जाम के झाम से लोग बेहद परेशान हैं। अब शहर में हापुड़ फ्लाईओवर कट
जाम का नया पॉइंट बनता जा रहा है। आलम यह है कि अधिकतर समय हापुड़ से पुराने बस अड्डे की ओर आने वाली लाइन पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहता है। शनिवार को भी कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। सुबह से शुरू हुआ जाम काफ़ी देर तक जारी रहा। रुक रुक कर वाहन यहां से गुजरते रहे। फ्लाईओवर के नीचे सबवे से वाहन चालक राजनगर साइड से कविनगर साइड की ओर आते हुए हापुड़ फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं। इस कट के बराबर से ही एक छोटा कट भी है जिसे दुपहिया वाहन चालकों ने निकलने का रास्ता बना दिया है। पहले इस कट को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर इसे तोड़ दिया गया और वाहनों के निकलने से सामने से आ रहे अन्य वाहनों की गति इससे थम जाती है। इस साइड पर वाहनों के मुड़ने के लिए जगह बड़ी न होने के कारण फ्लाईओवर तक पहुंचने के लिए वाहन चालकों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। हापुड़ से लगातार वाहनों का रेला आता रहता है। ऐसे में इस कट से फ्लाईओवर तक पहुंचने वाले वाहनों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि इस कट पर कभी कभी पुलिस की पिकेट रहती है, लेकिन अधिकतर समय उसके गायब होने से बेतरतीब तरीके से वाहनों को मोड़ने के चलते इस कट पर जाम की स्थिति बनी रहती है। एक बार जाम लगना शुरू हो जाए तो वह कई किलोमीटर तक लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास के खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।